नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर के साथ हम करने जा रहे हैं जिसकी कई राज्यों में पुलिस को तलाश है। पुलिस की टीम लगी हुई है एक व्यक्ति की तलाश में। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसका सबसे ताजा वीडियो सामने आया है। गैंगस्टर विकास दुबे की इस तस्वीर को साल 2019 का बताया जा रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कानपुर के बिकरू गांव में कैसे उसकी बादशाहत चलती थी। इस वीडियो में भी विकास दुबे खुलेआम गांव की पंचायत में धमकी दे रहा है। इस वक्त पुलिस और एसटीएफ की 40 से ज्यादा टीमें विकास दुबे की तलाश में कई राज्यों में दबिश दे चुकी हैं, लेकिन अब तक उसका कुछ भी अता पता नहीं चल पाया है। इन सब के बीच यह वीडियो जो उसके गांव का है, सुनिए। स्थानीय थाने तक उसका रसूख चलता था। 200 पुलिस वाले रडार पर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो विकास दुबे की मदद करते थे। फिलहाल ये पिछले साल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यही वो गैंगस्टर है लाल घेरे में, जिसको आप देख रहे हैं। 8 पुलिस वालों का गुनहगार, जिसकी तलाश में इस वक्त कई टीमें मध्य प्रदेश, नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्यों में खाक छान रही हैं, लेकिन अब तक इस आदमी का कोई अता पता नहीं चल पाया है। सवाल यह है कि क्या अभी भी कोई है जो इसको बचाने की कोशिश कर रहा है? 5 दिन के बाद भी गैंगस्टर विकास दुबे गायब है। पिछले साल की उसकी तस्वीर आप देख रहे थे। यूपी पुलिस की तमाम टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस ने आज उसके कई ठिकानों पर दबिश भी दी। उसके गांव में मौजूद हर घर को खंगाला गया है। पुलिस ने उसके एक साथी को हिरासत में भी लिया है, उससे पूछताछ जारी है। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस को विकास के बारे में अब कहा जा रहा है कि उस पुख्ता जानकारी हाथ लगी है, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी कब होगी, कब वो सलाखों के पीछे होगा, यह अब भी बड़ा सवाल बना हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। 8 पुलिस वालों को मौत की नींद सुलाने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को जमीन खा गई या 5 दिन बीत गए, यूपी पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस शहर दर शहर विकास दुबे की तस्वीर वाले पोस्टर 50,000 का इनामी 2.5 लाख का हो गया। यूपी पुलिस अपने साथियों के गुनहगार को दिन रात तलाश रही है। 3 राज्य में विकास के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस और एसटीएफ की 50 से ज्यादा टीम विकास दुबे की तलाश में जुटी है। आज एसटीएफ ने कानपुर में विकास के करीबी माने जाने वाले जय कुमार वाजपेयी से कड़ी पूछताछ की है। उसके घर की तलाशी ली गई। हम लोग बस शादी में थे, वहाँ हम लोग गए शादी में, हमारे लड़के को बेगुनाह बताया गया। कानपुर में विकास दुबे के गांव में पुलिस एक घर की तलाशी ले रही है। जांच में एक घर से 3 जिंदा बम बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने विकास दुबे के घर के करीब एक कुएं को भी खंगालने का फैसला किया है। पुलिस को शक है कि इस कुएं में पुलिस से छीने हथियार हो सकते हैं। हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर एक कुआं बना है, जो कि गांव के बीच का कुआं है, और पुलिस को शक है कि इसके भीतर भी तमाम सबूत हो सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने इसको खंगालने का फैसला किया है। पुलिस को आशंका है कि इसके अंदर कुछ ऐसा सुराग मिल सकता है जो उस रात की भगदड़ में और ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच में जो कुछ हुआ उस पर कुछ रोशनी डाल सकता है। विकास दुबे ने अपने घर के आसपास 8 सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। गैंगस्टर तीसरी आंख से इलाके पर नजर रखता था। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज की तलाश में जुटी है। विकास दुबे भाग तो सकता है पर बच नहीं सकता। पुलिस ने आज लखनऊ के उसके घर पर दबिश दी है। दूसरे के घरों को उजाड़ने वाले हिस्ट्री शीटर ने लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में शानदार आशियाना बनाया है, लेकिन अब ये भी पुलिस के रडार पर है। विकास की तलाश 3 राज्यों में हो रही है। मध्य प्रदेश में खास तौर पर मुहिम चलाया जा रहा है। एमपी पुलिस हर सहयोग के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि विकास चंबल के बीहड़ में छिप सकता है। मुखबिर उसकी सुराग तलाशने में जुटे हुए हैं। विकास दुबे का गुनाह इतना बड़ा है कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। भगौड़ा गैंगस्टर अब अपने अंजाम से कुछ पल दूर है। भागदौड़ और छिपने छुपाने का अंत पुलिस के हक में ही जाएगा। पुलिस ही इस खेल का अंत करेगी। कानपुर से रंजन सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला,
लखनऊ आज तक। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे फरार है, लेकिन उसके दबदबे के बारे में दंग करने वाले खुलासे हो रहे हैं। दबंगई के दम पर काला साम्राज्य बनाने वाले गैंगस्टर के मददगारों का काला चिट्ठा अब दुनिया के सामने है। गैंगस्टर विकास दुबे का गुनाह की दुनिया में विकास सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। ये सिस्टम से खेलता था, इसकी पहुंच, इसकी पकड़ और इसका रसूख बेजोड़ था। अब परत दर परत सब खुल रहा है और पुलिस और हिस्ट्री शीटर के बीच की जुगलबंदी भी सामने आ रही है। निलंबित बीट दरोगा के शर्मा ने पूछताछ में बताया कि 2 जुलाई की शाम 4 बजे विकास दुबे ने धमकी दी कि थानेदार को समझा लो, नहीं तो बिकरू गांव से लाशें उठेंगी। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय पुलिस में विकास दुबे के 1-2 नहीं बल्कि 200 पुलिस वाले मददगार थे। ये वो पुलिसकर्मी थे जो विकास के लिए किसी गुर्गे की तरह काम करते थे। थाने में तहरीर आती तो पहले इसकी सूचना विकास दुबे को दी जाती। ऐसा नहीं है कि इस नेक्सस की खबर पुलिस के अफसरों को नहीं थी। विकास दुबे और उसके साथियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए सीओ देवेंद्र मिश्रा का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इसी नेक्सस का जिक्र किया था। तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को लिखी इस चिट्ठी में सीओ ने चौबेपुर थाने के एसएचओ विनय तिवारी और विकास दुबे की साठगांठ का जिक्र किया है, लेकिन अब वो चिट्ठी सिस्टम से गायब है। सुनिए मौजूदा एसएसपी साहब क्या फरमा रहे हैं। एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस सब में चेक कराया गया है, इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। हालांकि तत्कालीन एसएसपी अनंत देव खुद ही जांच के घेरे में है। पुलिस जांच कर रही है। एसएसपी ने सीओ की शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तत्कालीन एसएसपी अनंत देव की जांच एडीजी जोन कानपुर की जगह अब आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को दे दी गई है। लक्ष्मी सिंह जांच में जुट गई हैं। आज वो कानपुर के सीओ दफ्तर पहुंची। ये बात अब शीशे की तरह साफ है कि गैंगस्टर विकास दुबे की गुनाह की जड़ें बहुत गहरी थी। इसे खाद पानी देने वाले खाकी वाले भी थे और खादी वाले भी। कानपुर से रंजय सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ आज तक। खादी और खाकी की मदद से अपना साम्राज्य बड़ा करता चला गया ये शख्स फिलहाल गैंगस्टर फरार है और पुलिस को अभी तक उसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए बात अब चीन की करेंगे, जिसकी धोखेबाजी का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान ने तैयारी तेज कर दी है। कल भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन मिडनाइट किया, जिसके जरिए चीन को कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। वहीं सीमा पर अब निर्माण काम में भी तेजी लाने का लिया गया है बड़ा फैसला। दुनिया के खतरनाक प्लेन की गश्त, चौकन्ना चिनूक, अलर्ट अपाचे, हेलीकॉप्टर से हुंकार, फाइटर भी तैयार। चीन के धोखे से निपटने के लिए भारत का ऑपरेशन मिडनाइट। चीन की हर गुस्ताखी पर हिंदुस्तान की नजर है। चीन सीमा पर भारत के ताकतवर विमान तैयार हैं, जहां चीन के हर धोखे का करारा जवाब दिया जाएगा। जब पड़ोसी चीन जैसा हो तो तैयारी भारतीय वायुसेना जैसी ही होनी चाहिए। दिन हो या रात, चीन को किसी भी वक्त जवाब देने के लिए वायुसेना पूरी तरह तैयार है और ये तस्वीरें इसकी गवाह है। आसमान में गरज रहे हेलीकॉप्टर और फाइटर विमान चीन के लिए कड़ा संदेश है। बर्फीली हवाओं के बीच वायुसैनिक सरहद की निगरानी के इस मिशन में जुटे हुए हैं। आज तक की टीम को एयरफोर्स के मिडनाइट ऑपरेशन को कवर करने का मौका मिला। रात 8 बजे शुरू हुए वायुसेना के ऑपरेशन में एक एक कर हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, जिसमें आधुनिक अपाचे ने भी हिस्सा लिया। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए। मिडनाइट ऑपरेशन में मिग 29 और सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट भी शामिल हुए।
सुखोई 30 भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट माना जाता है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी सुखोई ने नाइट ऑपरेशन के जरिए अहम भूमिका निभाई थी। एलएसी के नजदीक चीन की चालबाजी से निपटने के लिए हैवीवेट हेलीकॉप्टर चिनूक भी तैयार है। इस वक्त हम आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त, और इस जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। उधर भारत की सख्ती का असर भी देखने को मिल रहा है। सूत्रों की माने तो चीन की सेना PP-14, PP-15 और PP-17A करीब 1.5 किलोमीटर पीछे जा चुकी है। वहीं भारतीय सेना भी कुछ कदम पीछे हटी है। हालातों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बॉर्डर पर जारी सड़क निर्माण और अन्य निर्माण को लेकर रिव्यू बैठक की। भारत चीनी सरहद से सटे लद्दाख के इलाके में सड़क निर्माण का काम तेज करने लगा है। सरकार इस मदद में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी ताकि चीन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। लेह से मंजीत नेगी और अभिषेक भल्ला के साथ दिल्ली से गौरव सावंत, आज तक। एक और चीन की घेराबंदी जारी है तो वहीं कांग्रेस चीन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है और चीन को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। चीन पर तनाव को लेकर मोदी सरकार के जवाब कांग्रेस को हजम नहीं हो रहे। चीन की चिंगारी दिल्ली की सियासी भट्टी में आग का काम कर रही है। राहुल गांधी के तीखे हमले सरकार पर जारी हैं। इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री से बातचीत मुद्दा है। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए सरकार से 3 सवाल किए हैं, जिनमें भारत और चीन के विदेश मंत्रालय के अलग अलग बयानों को भी शामिल किया गया है। पहला सवाल, पहले जैसा स्टेटस स्थापित करने को क्यों नहीं कहा गया? दूसरा सवाल, चीन ने हमारी जमीन पर 20 जवानों की हत्या कर दी, उसे इसकी सफाई देने का मौका क्यों दिया गया? तीसरा सवाल, भारत के बयान में गलवान घाटी की संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं है? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन्हीं सवालों के साथ भारत और चीन के द्वारा जारी किए गए बयानों की तस्वीरें भी डाली। इनमें चीन के बयान के एक हिस्से को हाईलाइट किया गया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी में क्या सही हुआ और क्या गलत, इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ है। चीन अपने क्षेत्र की संप्रभुता की रक्षा करेगा, इसके साथ साथ बॉर्डर पर शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। अब राहुल के इस हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देश की सेना के पीठ पर छुरा घोंप रहे हैं और बार बार सेना के प्रकरणों पर प्रश्न उठा रहे हैं और इस हद तक गिर जाती है उनकी पार्टी की। जब प्रधानमंत्री सेना के जो लोग घायल हो जाते हैं उनको मिलने जाते हैं तो उस पे भी वो मजाक उड़ाते हैं। ये सरकार ऐसी है, सिर्फ अपनी बात सुनाती है, डिक्टेट करती है। अरे भाई, अगर चाइना के साथ इतना तनाव हुआ तो क्यों था, वजह क्या थी, और अब अचानक से समझौता हो रहा है तो गलवान का जिक्र तो जाहिर तौर से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी जी पूरे देश की बात कह रहे हैं। बहरहाल चीन को लेकर राहुल का हमला जारी है, जो मोदी सरकार पर लगातार चीन को लेकर गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। फरार गैंगस्टर विकास दुबे और चीन की हेकड़ी गुम करने वाली खबरों के बाद अब रुख करते हैं दिल्ली का, जहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। बढ़ते आंकड़ों के बीच कोरोना को लेकर सियासत का दौर भी गरमाया हुआ है। दिल्ली में कोरोना का धमाका। – 125 दिन में 1 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 3,115 मरीजों ने जान गंवाई है। राजधानी पर वायरस का अटैक लगातार जारी है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। दिल्ली में 2 मार्च को पहला कोरोना केस सामने आया था
और महज 125 दिनों में मरीजों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद दिल्ली तीसरे नंबर पर है। अब तक 3115 लोग वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। दिलों में खौफ पैदा कर रहे इन आंकड़ों के बीच रिकवरी रेट और पॉजिटिविटी दर राहत के संकेत दे रही है। दिल्ली में रिकवरी रेट 71.5% है और पॉजिटिविटी रेट अभी 10% है। राजधानी में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 25,620 है। अब तक 72,000 से ज्यादा मरीज वायरस को मात दे चुके हैं। चढ़ते उतरते इन आंकड़ों के बीच कोरोना पर सियासत का दौर भी गर्म है। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के बिगड़े हालात के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जब दिल्ली सरकार के हाथ से सारी चीजें निकल गई तभी गृह मंत्री जी ने अपनी इंटरवेंशन करी। उससे पहले तो गृह मंत्री जी ने इंटरफेयर नहीं किया। ना आपके पास बेड्स थे, ना आपने कैपिंग करी थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे रेट्स की। जब उसके बाद आपके हाथों से चीजें निकल गई। कोरोना के खौफनाक आंकड़ों के बीच एक राहत की खबर ये भी है कि 19 दिन बाद 24 घंटे में सामने आने वाले मरीजों की संख्या 2000 के नीचे आई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली चीनी वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब होगी, लेकिन जरूरी है कि हम 2 गज दूरी और मास्क के नियमों का पालन सख्ती से करें। दिल्ली में रिकवरी रेट और संक्रमण रेट तेजी से घटा है। ऐसे में सरकार दावा कर रही है कि दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब मौत के आंकड़ों पर लगाम लगाने में सरकार कितनी कामयाब हो पाती है, ये देखना होगा। पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए कोरोना परेशानी का सबब बना हुआ है, तो उधर गुजरात में मूसलाधार बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 48 घंटे में गुजरात में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में वैसे तो 20 जिलों में बारिश से बुरा हाल है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जामनगर का है। बारिश से कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश हुई। पानी से लबालब बांधों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। ये जामनगर का रणजीत सागर डैम है। बारिश से डैम लबालब भर चुका है। डैम का पानी ओवरफ्लो होने लगा है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की वजह से पास के गंचिनी खड़की गांव के लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इन लोगों को देखिए, ये लोग पानी में फंसे हुए हैं। कमर से भी ऊपर तक पानी बह रहा है। पानी से निकलकर कहां जाएं, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। एक तरफ कोरोना का खतरा और दूसरी तरफ प्रचंड पानी का प्रकोप। जामनगर के इन लोगों का मेघराज मानो इम्तिहान ले रहे हों। अब जामनगर की दूसरी तस्वीर देखिए। बारिश से शहर में पानी भर गया है। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कब पानी निकलेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी तेज बारिश का खतरा बरकरार है। अब जामनगर की दूसरी तस्वीर देखिए। जामनगर के नाथू वाडला गांव में उंद नदी में 2 लोग फंस गए थे। जैसे ही पानी में लोगों के फंसने की खबर मिली, स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ को इसकी खबर दी। नाव के साथ फौरन एनडीआरएफ का दस्ता रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचा। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ ने इन दोनों को सुरक्षित बचा लिया। अब राजकोट के उपलेटा के वेणु डैम की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद बांध के 15 दरवाजे 8 फीट खोल दिए गए। इससे लालपरी तालाब पानी से लबालब भर गया है। आसपास के इलाकों में चेतावनी जारी कर दी गई है। राजकोट समेत आसपास के गांव में रात से ही हल्की बारिश हो रही है। अहमदाबाद से गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे एक ऐसे मैच की जिसका आयोजन सटोरियों ने किया। कोरोना काल में हुए इस मैच में सटोरियों ने करोड़ों रुपए कमा डाले। जब बीसीसीआई को इसकी खबर मिली तो हड़कंप मच गया, जिसके बाद बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट मामले की जांच करने मोहाली पहुंची। मोहाली के खरब कस्बे का ये वो क्रिकेट मैदान है जहां खेले गए एक मैच ने बीसीसीआई और श्रीलंका तक खलबली मचा दी। सटोरियों ने इसे श्रीलंका के बंदोला का गांव बताकर करोड़ों रुपए कमा लिए। खिलाड़ियों ने चेहरे पर मास्क पहना और लीग की जर्सी पहनकर उतर आए। कोरोना के चलते दर्शक दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी और यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए करोड़ों रुपए कमा लिए गए। और जब जांच की गई तो ऐसा खुलकर सामने आया कि इस जो धोखाधड़ी के तार भारत में
दिल्ली पंजाब में ही नहीं बल्कि कई विदेशों के शहरों से भी जुड़े हुए थे। फिलहाल मोहाली पुलिस ने रविंदर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। मोहाली के गांव स्वारा की एक क्रिकेट एकेडमी को ये कहकर दिखाया गया कि ये श्रीलंका के बांदुला शहर का होम ग्राउंड है। मैच के बाकायदा ऐड चलाए गए, पोस्टर तैयार किए गए। 29 जून को एकेडमी का एक मैच हुआ, लेकिन इसे श्रीलंका के बांदुला शहर में युवा T20 लीग मैच के तौर पर YouTube पर लाइव स्ट्रीम किया गया। फर्जी मैच को YouTube के साथ कई साइटों पर प्रसारित किया गया। इस T20 लीग के प्रचार के दौरान कहा गया कि इसमें तिलक रत्ने दिलशान, परवेज मारूफ, तिलन तुषारा और अजंता मेंडिस जैसे श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी बतौर कप्तान मौजूद हैं। 4 टीमें बनाई गईं और फिर करोड़ों का खेल हुआ। जब इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हुई तो BCCI और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को शक हुआ और शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से क्रिकेट मैच बंद है, वहीं सटोरियों की कमाई भी चौपट हो चुकी है। ऐसे में फर्जी मैच का आयोजन कर करोड़ों कमाने वाले इस कांड से हर किसी को हैरानी हुई, जिसे लेकर पुलिस आगे की पड़ताल कर रही है। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। फर्जीवाड़े की इंतहा को पार करने वाली ये खबर आप देख रहे थे। उधर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की, मुंबई पुलिस लगातार इस सवाल की खोज में अभी तक जुटी हुई है। इस मामले में कुल 34 लोगों के बयान अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली से पुलिस ने 3 घंटे लंबी पूछताछ की। मुंबई पुलिस ने सुशांत के सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे को भी खंगाला है। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा सितारा जिसने अपनी चमक अपनी मेहनत के दम पर हासिल की थी, लेकिन उसकी मौत ने बॉलीवुड की तमाम चमक दमक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में अब तक 34 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। सोमवार को बैंड्रा पुलिस स्टेशन में संजय लीला भंसाली से करीब 3 घंटे तक पूछताछ चली। पुलिस ने करीब 30 सवाल दागे और जिनके जवाब में संजय लीला भंसाली ने कहा, 2013 में आई रामलीला और 2015 में आई बाजीराव मस्तानी के लिए मैंने 2 बार सुशांत को अप्रोच किया था, लेकिन उस समय वो यशराज फिल्म बैनर के तले बन रही फिल्म पानी की वर्कशॉप और शेड्यूल में व्यस्त थे। यशराज फिल्म्स के कुछ पूर्व अधिकारी और कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा का बयान दोबारा दर्ज किया जा सकता है। यशराज फिल्म्स के कुछ और अधिकारियों से भी पूछताछ की तैयारी है। फिल्म मेकर शेखर कपूर और एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। कंगना ने जहां खुलकर आरोप लगाया कि सुशांत को बॉलीवुड का नेपोटिज्म ले डूबा, तो वहीं शेखर कपूर ने भी ऐसे ही संकेत दिए थे। मुंबई पुलिस ने सुशांत की सोसाइटी में लगे CCTV कैमरे की फुटेज अपने कब्जे में ली है। 3 से 4 बॉलीवुड पत्रकारों को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने ट्विटर अधिकारियों से भी संपर्क किया है। पुलिस सुशांत के अकाउंट से पोस्ट किए गए उन ट्वीट की जांच करना चाहती है जो सुशांत ने बाद में डिलीट कर दिए थे। ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सुशांत ने कुछ चीजें ट्वीट की थी, उन्हें बाद में डिलीट कर दिया। अब भी सुशांत के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दिसंबर 27, 2019 का ट्वीट विजिबल है और उसके बाद का कोई भी ट्वीट दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।